नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की बड़ी खबरों में वो सस्पेंस है जो सिर्फ सियासत को नहीं बल्कि पूरे समाज को हिला सकता है। आपको बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अब पार्टी बदलने की कगार पर आ गया है। क्या सुशासन बाबू की नैतिक राजनीति सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगी और क्या नेता अब जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकेंगे। और अंत में बात आई लव मोहम्मद के नाम पर जो सड़कों पर हो रहा है वो विरोध है या साजिश। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लद्दाख में हिंसा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लगाई गई आग, राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी भी जलाई। कोलकाता में भारी बारिश से तबाही, टूटा 40 साल का रिकॉर्ड, सीएम ममता ने किया मुआवजे का ऐलान। असम राइफल्स काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद किए गए। एक्स को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा भारत के नियम मान्य होंगे। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी दफ्तर पहुंचे एक्टर सोनू सूद। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, बिहार चुनाव और वोट चोरी पर चर्चा। रेलवे के 10 लाख कर्मियों को दीपावली बोनस मिलेगा, बिहार के लिए 6000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। स्त्री लॉन्च करेगी थामा का ट्रेलर, शुक्रवार को बांद्रा कोर्ट में होगी खास अनाउंसमेंट। गुमला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 3 माओवादी, ढेर हथियार भी हुए बरामद। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 386 अंक टूटा, निफ्टी 25,100 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। 23 महीने बाद जब रामपुर के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खान जेल से बाहर आए तो उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, लेकिन पार्टी के भीतर बेचैनी और असमंजस की कलह दौड़ गई। भीड़ थी, मिठाइयां थी, नारों का शोर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आजम खान की खामोशी ने। ना अखिलेश यादव का नाम लिया, ना समाजवादी पार्टी के प्रति कोई खास निष्ठा जताई, सिर्फ इतना कहा कि 5 साल से मैं पूरी तरह कट गया हूं। ना किसी से मिल पाया, ना कोई कॉल कर पाया। ये शब्द जितने सीधे थे उनके मायने उतने ही गहरे थे। आजम खान की चुप्पी बहुत कुछ कह गई। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव और सांसद रुचवीरा उन्हें लेने जेल पहुंची, लेकिन जिस अखिलेश यादव के लिए उन्होंने 3 दशक से ज्यादा वक्त खपा दिया, उनका नाम तक जुबान पर नहीं आया। आजम खान ने कहा कि पहले इलाज कराएंगे, फिर भविष्य की रणनीति पर सोचेंगे। क्या इसका मतलब यही है कि अब पार्टी बदलने का इलाज चल रहा है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक रहे आजम खान लगभग 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद बीते दिन 23 सितंबर को रिहा हो गए। बाहर निकलते ही उनके स्वागत में भीड़ उमड़ पड़ी, नारे लगे और मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन जितनी ये खबर उनके समर्थकों के लिए खुशी थी, उतनी ही समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात बन गई। सीतापुर जेल से बाहर आते ही आजम खान ने कहा कि मैं 5 साल से पूरी तरह कट गया हूं। ना कोई मुलाकात, ना फोन कॉल। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर आजम खान सपा के साथ मजबूती से होते तो रिहाई के बाद वो पार्टी के पक्ष में कोई ठोस बयान देते, लेकिन उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए सियासी संकेत दे दिए। वहीं आजम खान की रिहाई के साथ ही उनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी। सूत्रों के मुताबिक उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने हाल ही में दिल्ली में मायावती से मुलाकात की थी। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर आजम खान बसपा में आना चाहें तो उनका स्वागत होगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में बसपा की एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें आजम खान की मौजूदगी को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत बताया है और कहा कि सपा सत्ता में आई तो सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये बयान काफी देर से आया। पार्टी की ओर से
जेल के दौरान लगातार चुप्पी ने आजम खान को अलग थलग महसूस कराया। उनकी पत्नी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि पार्टी ने कठिन समय में उनका साथ नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान को लेकर कांग्रेस भी दिलचस्पी दिखा रही है। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई मौके पर आजम खान से बात करने की कोशिश की है ताकि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सके। हालांकि उनका विवादास्पद छवि कांग्रेस के लिए एक बड़ा जोखिम भी हो सकता है। नई पार्टी बनाने की सलाह भी मौलवियों और समर्थकों से मिल रही है। वहीं जेल में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान से मुलाकात की थी। दोनों के बीच राजनीतिक केमिस्ट्री की भी चर्चा रही। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम दलित कार्ड पर अपने पैर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण जन्म ले सकता है, क्योंकि अगर आजम बसपा में जाते हैं तो मुस्लिम वोटरों में बंटवारा होना निश्चित है और इसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं इससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर आजम खान सपा से बाहर होते हैं तो रामपुर, मुरादाबाद समेत पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां वो पार्टी का मुस्लिम चेहरा थे, वहां की पकड़ कमजोर हो जाएगी। जाहिर है आजम खान की रिहाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई पटकथा की शुरुआत हो चुकी है। आजम खान का अगला फैसला न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत को भी बदल सकता है। अब देखना है कि क्या वो पार्टी बदलते हैं, रास्ता बदलते हैं या सिस्टम ही बदलने का मन बना चुका है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है भ्रष्टाचार। आरोपों की बारिश हो रही है और छाता सिर्फ एक के पास है और वो है नीतीश कुमार। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये छाता भी काम आएगा या सियासी तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा। जी हां, बिहार की राजनीति एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से गर्म है और इस बार आरोपों के केंद्र हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीद का बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह जमीन अवैध और संदिग्ध तरीके से अर्जित की गई है। प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले को सिर्फ अशोक चौधरी तक सीमित नहीं रखा, उनका सीधा निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2017 में नीतीश ने अपने ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा था तो आज अपने मंत्री पर कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रहे हैं। आपको बताते चलें, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो बात नई है वो ये कि प्रशांत किशोर अब सीधे नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन अपने परिवार के नाम पर खरीदी है, वो भी संदिग्ध तरीके से, और जिस ट्रस्ट के जरिए ये लेन देन हुआ है वो उनकी बेटी के ससुराल से जुड़ा है। और खास बात यह भी है कि उनकी बेटी शादवी चौधरी इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद है। वहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि ट्रस्ट को अशोक चौधरी की पत्नी के खाते से पैसे भेजे गए और ये पूरा मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार के है बल्कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार की छवि पर चोट है। जाहिर है नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि जब आरोप उनके सबसे करीबी मंत्री पर हैं तब आपकी जीरो टॉलरेंस नीति कहां चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, कोई साक्ष्य नहीं दे सकते। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन है कि जब आप कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया है, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने ज़मीन खरीदा है, करोड़ों का ज़मीन खरीदा है, तो कौन सी ज़मीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए।
क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलो। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, ये कह रहा है कि आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं, तो अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। सर, कितना दावा सर आपने किया? वो तो सब छप के अखबार में, तो आज पूछ रहे हैं। सर, एनडीए के 4-5 प्रमुख नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, ये वजह क्या सकता है सीबीआई के नेता लगातार? देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को उनके ही पुराने फैसलों की याद दिलाई। 2017 में जब सीबीआई जांच में तेजस्वी यादव का नाम आया था तो नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांगा था। अब जब उनके ही सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप हैं तो क्या वही स्टैंड लेंगे? मामला यही नहीं रुका। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर भी सवाल उठाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को चौंकाने वाली बातें बताईं। इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सवाल यह है कि जब टिकट खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं तो क्या चिराग पासवान भी बेदाग बच पाएंगे? और जब प्रशांत किशोर कभी चिराग पासवान की तारीफ करते हैं तो अब यह तीखा हमला क्यों? जब सीबीआई और ईडी दूसरे पर इतनी तेजी से एक्शन लेती है तो अब चुप क्यों हैं? आपको बता दें, अशोक चौधरी कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, फिर वो जेडीयू में आए और अब उनकी बेटी एलजेपी रामविलास की सांसद है। इससे सवाल उठता है कि क्या टिकटों की अदला बदली, जमीन के सौदे और राजनीतिक संरक्षण सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? प्रशांत किशोर की हालिया टिप्पणियों से चिराग पासवान भी लपेटे में आ गए हैं, जबकि कभी वो उनकी तारीफ किया करते थे। जाहिर है बिहार में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई है और नाव वही पुरानी सुशासन बाबू की है, लेकिन जब नाव में ही छेद हो जाए तो कप्तान कब तक मुस्कुरा कर बैठा रहेगा? सवाल उठ रहे हैं कि जवाब देने का वक्त अब नीतीश कुमार का है, वरना अगली बार कुर्सी पर कोई और बैठा होगा और सुशासन सिर्फ बीते दिनों की कहानी बन जाएगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब उत्तर प्रदेश में नेताजी अपनी जाति नहीं बता पाएंगे और पंडित, यादव, दलित, कुर्मी हर कोई एक जैसे कहलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति वाकई जाति मुक्त हो रही है या फिर जाति अब भी रैली के पर्दे के पीछे खड़ी नजर आएगी? जी हां, हाईकोर्ट का फरमान आया है और योगी सरकार ने तत्काल पालन करने का आदेश भी दे दिया है कि जाति के नाम पर रैली बंद, सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर बखान बंद, गाड़ी पर जाति का बोर्ड भी बंद। लेकिन नेताजी का वोट बैंक क्या अब भी खुली जाति की गिनती नहीं करेगा? अब ना दलित की बेटी का नारा लगेगा, ना ग्रेट चमार की टी शर्ट चलेगी और ना कोई ठाकुर साहब अपने नाम के नीचे बिरादरी का तमगा टांग पाएंगे। लेकिन सवाल वही कि क्या वोट जाति देखकर वोट दिया जाएगा? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जाति आधारित राजनीति पर अब एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने जाति के नाम पर रैलियां, सामाजिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया तक पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सीधा मकसद है जाति की राजनीति को पनपने से रोकना और समाज में जातिगत विभाजन को कम करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतनी कड़ी बंदी से सच में जाति आधारित राजनीति का खात्मा हो पाएगा या फिर ये सिर्फ दिखावा है? दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान के मुताबिक अब कोई राजनीतिक रैली जाति के नाम पर नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जातिगत गौरव का प्रदर्शन बंद होगा। निजी गाड़ियों पर जाति नाम लिखना भी मना होगा। पुलिस प्रशासनिक दस्तावेज में जाति का जिक्र हट जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये सारे नियम पूरी तरह कठोर नहीं हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट जैसे कानूनों में जाति का उल्लेख अभी भी जरूरी है।
पंचायत चुनाव जैसे मामले में भी जाति की भूमिका अभी भी अहम है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में जाति को हटाकर राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद के आरोप लगते रहे हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से यादव और पिछड़े वोटरों पर डिपेंड हैं। मायावती ने दलितों को लेकर सत्ता तक पहुंची बनाई थी। ऐसे में जब जाति के नाम पर रैली और प्रचार पर पाबंदी लग जाएगी तो ये नेता वोट कैसे मांगेंगे। अखिलेश यादव तो नया फॉर्मूला निकाले थे, पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अब ये कैसे काम करेगा जब जाति का नाम लेना ही मना हो गया है। मायावती की बात करें तो वो खुद को दलित की बेटी कहकर वोट मांगती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने तो अपनी पहचान ही द ग्रेट चमार से बनाई है। कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए माफी भी मांगी है। ऐसे में अब जब जाति की बात करना मना है तो क्या कांग्रेस अपनी राजनीति का रुख बदलेगी या फिर पुराने फॉर्मूले आजमाएगी। इतिहास बताता है कि भारत में जाति से जुड़ी राजनीति बहुत गहराई तक है। मायावती ने एक बार ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रख लिया ताकि कानून अड़चने ना आए। अब अगर जाति का नाम लेना ही मना हो गया तो क्या ये नेता नई राजनीतिक भाषा खोज पाएंगे या फिर उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। कुल मिलाकर राजनीतिक दल अपनी अपनी चालाकी से नए रास्ते निकालेंगे और जनता की सोच भी धीरे धीरे बदलेगी। लेकिन ये नए आदेश एक साफ संकेत है कि आगे की जाति की राजनीति को खुलेआम भड़काने का दौर खत्म हो रहा है। अब देखना यह होगा कि नेता और पार्टी इस नए राजनीतिक मौसम में कैसे खुद को ढालते हैं। क्या ये सामाजिक एकता की राजनीतिक खबरें या फिर छुपा छुपा कर जाति के ध्रुवीकरण की रणनीति चलाते रहेंगे। खैर, जाते जाते हम आपको एक अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोगों को भड़काया जा रहा है, कई जगह पर हिंसा भी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को जबरन सड़क पर उतारा जा रहा है। पुलिस वालों को हाथ काट लेने की धमकी दी जा रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर से शुरू हुआ ये मजहबी विवाद अब कराची तक पहुंच गया है। कैसे पाकिस्तान में लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है, वहां के कट्टरपंथी कैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी नारेबाजी करते हुए कह रहे हैं कि वक्त आने दो, तेरे सीने पर चढ़कर भी लव मोहम्मद के नारे लगाएंगे। ये पाकिस्तानी किसके सीने पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, किसे धमकी दे रहे हैं? भारत की पुलिस को, गैर मुस्लिमों को? ये पाकिस्तानी क्या भारत के मुसलमानों को ऐसा करने के लिए भड़का रहे हैं? सोचिए, ये मामला हिंदुस्तान का है, लेकिन जहर पाकिस्तान से भी फैलाया जा रहा है। वहां के कट्टरपंथी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धर्म के ठेकेदारों ने आम लोगों को भड़काने का ठेका ले लिया है। ये काम बेहद संगठित और शातिर तरीके से हो रहा है। शांति का संदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का भड़काने का काम मुरादाबाद में भी हुआ। यहां रविवार रात आई लव मोहम्मद के बैनर तले सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतरी। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस जुलूस के दौरान जमकर जहर उगला गया, बस चेहरा बदला गया। कानपुर से कराची तक पहुंच चुके इस विवाद को आप सामान्य घटना की तरह मत देखिए। इसमें उन्मादी नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, उन्हें सड़क पर उतारा जा रहा है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है। जाहिर है, लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, लेकिन प्रदर्शन के भी कुछ नियम कानून होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिना पुलिस की अनुमति के कहीं भी प्रदर्शन करें। ये नहीं हो सकता कि आप रात के समय अचानक सड़कों पर उतर आएं। ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप विरोध प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल मोहरे की तरह करें, पुलिस वालों को हाथ काटने की धमकी दें। तो आज की ये कहानियां सिर्फ खबरें नहीं थी, ये संकेत थी उस राजनीति के बदलते मिजाज की जिसमें नेता अब चुप रहकर सबसे ऊंची बात कह जाते हैं। जहां सुशासन का दावा करने वाले आज सवालों के घेरे में हैं और सबसे अहम, अब धर्म के नाम पर बच्चे हथियार बना लिए गए हैं। तो समझिए, मामला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं,
एक सोच को बिगाड़ने का है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।